डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मैंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट देखेंगे केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे आपको लगभग सब टॉपिक मिल जाएंगे। लिमिट टेस्ट की मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, यदि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप उस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। और दूसरे सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर और डिफरेंट सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट लगा रखी है मैंने यहाँ पे, तो यदि आप वो वीडियोस भी देखेंगे तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। यदि आप चैनल के आइकन पे क्लिक करेंगे, मींस पवन बासनीवाल पे क्लिक करके आप वीडियोस की लिस्ट देखेंगे तो सारे वीडियोस दिख जाएंगे। सिमिलरली आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पे सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। आप स्क्रॉल करके देखना कि कौन सी प्लेलिस्ट आपके लिए यूजफुल होगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो बिना देरी किए अपन बात करते हैं एमेटिक्स की। एमेटिक्स का मतलब क्या होता है, देखिएगा। एमेटिक्स का मतलब होता है, नाम से शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, टू इंड्यूस वॉमिटिंग। तो ये कौन सी बात हुई कि वॉमिटिंग हमें इंड्यूस करनी पड़ रही है। मींस यहाँ पे हालांकि वॉमिटिंग अपने आप में एक डिजीज है, लेकिन यहाँ पे हम वॉमिटिंग का एक हमारा पर्पज होता है, वो कौन सा पर्पज होता है या कब यूज किया जाता है वो अपन यूजेज में पढ़ेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मींस वॉमिटिंग का मतलब सिंपल सा है कि वॉमिटिंग इंड्यूस करना एमेटिक्स का। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इनका, मींस इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, देखिएगा। स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो मेडुला ऑब्लागेटा में, हमारे मेडुला ऑब्लागेटा में कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, उस कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन का स्टिमुलेशन हो जाता है तो वोमिटिंग इंड्यूस हो जाती है। ये एक वन ऑफ द बिग रीजन होता है। दूसरा रीजन क्या होता है, रिफ्लक्स एक्शन होता है। कहां पे इरिटेशन एक्शन होता है, कहां, ऑन जीआईटी। जीआईटी का मतलब होता है हमारी आहार नाल। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो आहार नाल में कुछ इरिटेशन हो गया तो हमें वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाएगा। ओके, ये दो बिग रीजन होते हैं किसके, वॉमिटिंग के। तो यहाँ पे एक चीज और बता दो साथ में आपको, यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो किस तरह से ये क्वेश्चन लिखना है, कौन सा क्वेश्चन बनता है, और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इससे रिलेटेड मैं चाहे बात करूं फार्मासिस्ट एग्जाम की, चाहे डीसीओ की बात करूं, चाहे यहाँ पे जीपेट की बात करूं, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा। तो ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म एक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स है, इसके एग्जांपल्स क्या है वो बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता हमारा पहला नंबर 1 कॉपर सल्फेट, जिसका अपन CuSO4 बोलते हैं। ओके, जिसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल भी साथ में रहता है। दूसरा पॉइंट आता हमारा एग्जांपल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl की तौर पे बात करेंगे। आपको शायद NaCl का जैसे बात आ रही होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नमक है, तो यदि हम बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नमक का यदि हम पी ले तो वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाएगी। ये वन ऑफ द रीजन होता है। दूसरा थर्ड पॉइंट आता है दैट इज जिंक सल्फेट, जिसको ZnSO4 बोलते हैं, जिसको अपन जिंक सल्फेट बोलते हैं। और लास्ट में फोर्थ नंबर होता है दैट इज एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट हम इसको डिटेल में देखेंगे, वो भी थोड़ी देर बाद में बात कर रहे हैं। और अब बात करते हैं, ये तो हमारे एग्जांपल हो गए 4। अब उसके बाद में यदि कौन सी कंडीशन में हमें एमेटिक्स देना नहीं चाहिए, मींस दीज शुड नॉट रिकमेंडेड इन फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन, मींस नॉट गिवन, कौन सी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। यदि पर्सन डिप्रेशन में हो, CNS डिप्रेशन हो, तो उस पेशेंट को हमें नहीं देना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, यदि किसी पेशेंट को शॉक लगा हुआ हो तो उसको भी हम नहीं दे सकते कि शॉक लग जाता है। थर्ड कंडीशन कौन सी होती है फ्रेंड, देखिएगा, अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस का मतलब पेशेंट बेहोश है, कोमा टाइप की नेचर है, तो उस कंडीशन में भी हम उसको नहीं दे सकते। थर्ड नेक्स्ट आता है फोर्थ वन, जिसको हार्ट डिजीज हो और वो भी सीवियर कंडीशन की हो तो हम उसको कंडीशन में नहीं दें।
और फिफ्थ आता है हमारा टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस डिजीज हो उसके, सिक्स्थ आता है यहाँ पे हार्निया डिजीज हो किसी पेशेंट के, या सेवंथ आता है कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, मतलब प्रेगनेंसी में हम इसको नहीं देते, और लास्ट एट पॉइंट आता है कोरोजिव पॉइजनिंग, मतलब ऐसा कोई पॉइजनिंग होगी जिसमें कोरोजन हो रहा, मतलब इरोजन या कोरोजन हो रहा हमारा जीआईटी का, तो उस कंडीशन में भी हम नहीं देते। इस तरह से मतलब यहाँ पे देखिएगा सिंपल सा, इसमें वन वर्ड सेंटेंस बात करूं तो क्या होता है, पेशेंट की कंडीशन वैसी नहीं है कि वो कोऑपरेट कर पाए, तो उस कंडीशन में हम एमेटिक्स नहीं दे सकते। एमेटिक्स का मतलब वॉमिटिंग को इंड्यूस करना। ओके, ये तो हो गया, हम इसको इस कंडीशन में हमें नहीं देना चाहिए। अब बात आती है इसका जो आपके सिलेबस में है, एक ड्रग है जिसको हम बोलते हैं एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का क्या यूज होता है, किस तरह से बनाते हैं, आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में आप देखेंगे, जैसा आपको शायद समझ में आ रहा है, ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रेट से याद रखना, एक एसिड होता है जिसको हम टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं, टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं। टार्ट्रिक एसिड में 4 कार्बन होता है, देखिएगा 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 कार्बन होता है। 2 कार्बन तो टर्मिनल कार्बन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, बीच वाले कार्बन पे OH ग्रुप होता है। यदि मैं थोड़ा सा और केमिस्ट्री की बात करूं तो ये चिरेल सेंटर होता है, ये चिरेल सेंटर होता है। इस तरह से याद कर लिया, ये टार्ट्रिक एसिड है। यदि मैं टार्ट्रिक एसिड को KOH के साथ रिएक्शन कराता हूं, KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और यहाँ पे 2 KOH रिएक्शन करेंगे, ये बन गया आपका पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या बन गया, पोटेशियम टार्ट्रेट। मतलब जहां पे H था वहां पे आके K लग चुका। अब अपन बात करेंगे, देखिएगा यहां पे SbO3 बोला है जिसको बोलते हैं एंटीमनी ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, एंटीमनी ऑक्साइड। ये मैं नाम लिख देता हूं इसका, एंटीमनी ऑक्साइड। ओके, ये हमारा एक इंटरमीडिएट है, या इसको हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कहेंगे, जो जिससे हमें रिएक्शन करवानी है। अब ये आपको ध्यान देना, इसको रिएक्शन, इसका स्ट्रक्चर को अपन को याद कैसे करना है। ये देखिएगा यहाँ पे इस पोटेशियम टार्ट्रेट के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं इस एंटीमनी से। ओके, तो देखिएगा एक, यदि मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं, ये COO ये COO ये CH ये आ गया, ये OH वाला पार्ट ऑक्सीजन ये आ गया, ये CH आ गया, ये OH वाला पार्ट ये आ गया, और ये COO ये वाला पार्ट आ गया, मतलब वहां से पोटेशियम हट गया। सिमिलरली जस्ट अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, ऐसी तरह से। तो ध्यान देना कि यहाँ पे 2 OH तो इसके और 1 OH इसका जुड़ जाता है, और सिमिलरली 2 OH इसका जस्ट अपोजिट और 1 OH इससे जुड़ जाता है। इस तरह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बना, इसको बोलते हैं एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, पोटेशियम टार्ट्रेट, ये तो आपका कंपाउंड बन गया। इसमें ध्यान दीजिएगा, 2 तो एंटीमनी मॉलिक्यूल होता है, दूसरा 2 पोटेशियम होते हैं, और 2 टार्ट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं। बाई मॉलिक्यूलर टाइप में इस तरह से जुड़ा रहता है, क्योंकि एंटीमनी आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसमें डी ब्लॉक की वजह से इसमें वैलेंसी ज्यादा होती है, इस तरह से, इसलिए ये इस तरह से जुड़ता है। तो इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर याद करना है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। ये किसकी प्रॉपर्टीज का मतलब इसका किस तरह का नेचर होता है। नेचर की बात करें तो यदि कलरलेस या व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, ये तो उसका पहला बात होगी। दूसरी है सोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन स्लाइटली सोल्यूबल होता है, बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता। और इनसोल्यूबल होता है किसमें, अल्कोहल में। याद रखिएगा, अल्कोहल में इनसोल्यूबल होता है। लेकिन मजे की बात है, यदि इसको हम टेस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट स्वीट टेस्ट होता है। क्लियर।
और यदि हम इसका सॉल्यूशन बना के वाटर में सॉल्यूशन बना के यदि लिटमस पेपर से देखते हैं तो वो एसिडिक नजर आता है, मतलब एसिडिक टू द पीएच। क्लियर, ये तो हो गया इसका सिंपल। दूसरा अब अपन बात करें कि स्टेबिलिटी की यदि हम इसको एक्सपोज करें ड्राई एयर में तो इसकी जो सरफेस होती है उस पे एफ्लोरेसेंस आ जाएगा, मतलब गैस टाइप में से निकलेंगे और उसे जो होगा लिक्विड टाइप में, इस तरह का नेचर हो जाता है, इसको बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। इसीलिए इसका स्टोरेज करते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो स्टोरेज करेंगे इसलिए इसको वेल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करेंगे। ये हो गया इसका स्टोरेज। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है इसमें। नाउ अब अपन बात करते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज हो गया। बात करेंगे यूजेज की। यूजेज में बहुत सिंपल है, जैसा कि हमारा कैटेगरी था, ये कैटेगरी में ले जाता है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसमें एज ए एमेटिक, एमेटिक का मतलब हमें इंड्यूस करवानी हो वोमिटिंग, उस कंडीशन में हम देते हैं। कब? जब कोई पॉइजनिंग कंडीशन हो तब हम इसको जनरली एमेटिक्स के तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ये स्मॉल डोज में मतलब लो डोज में हम इसको क्या करते हैं, एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज करते हैं। कीप इन माइंड, एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब टू एक्सपेल आउट कफ फ्रॉम जीआईटी या और रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब समझ में आ गया होगा शायद, कफ को हमें बाहर निकालने में हमें मदद करता है। लेकिन कीप इन माइंड लो डोज में रहता है। इसका एग्जांपल जो है वो आपका ब्राउन मिक्सचर होता है, उसमें आपको कौन सा ड्रग मिलेगा, आपको एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट मिलेगा एज ए एमेटिक, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट मिलेगा एज ए एमेटिक, लेकिन यहाँ पे काम करेगा वो एज ए एक्सपेक्टोरेंट। ओके, एक्सपेक्टोरेंट से रिलेटेड में अलग से आपका वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, आप उसको उस टाइम देखिएगा। अब अभी फिलहाल आप एक्सपेक्टोरेंट इतना ही समझ लेना। नाउ अब उसके बाद में थर्ड यूज है फ्रेंड्स, थर्ड यूज हमारा ये है, मतलब पहला यूज हो गया हमारा एज एमेटिक, दूसरा यूज हो गया एज एक्सपेक्टोरेंट, तीसरा यूज हो गया ट्रीटमेंट ऑफ शिस्टोसोमियासिस, जिसका दूसरा नाम है काला आजार। काला आजार ध्यान दीजिएगा, काला आजार या शिस्टोमियासिस का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें उसका यदि आपका क्लासिफिकेशन याद हो तो मैं बता दूं, आप एंटीमोनियल्स का क्लासिफिकेशन आता है। एंटीमोनियल्स का मतलब होता है जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें एंटीमनी हो, वो एज ए काला आजार को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, या एज ए एंटी सोमियासिस यूज करते हैं हम उसको। तो यहाँ पे इसमें एंटीमनी है इसलिए इसको यूज किया जाता है किसमें, काला आजार में। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट इसका यूज है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ड्रग एमेटिक्स और काला आजार में या एंटीसिस्टोसोमियासिस के तौर पे काम में लिया जा रहा है। और इसको ध्यान, बड़ी बात और क्या है, इसको आईवी के तौर पे हम इसको दिया जाता है। आईवी का मतलब इंट्रावीनस दिया जाता है, प्रीफर्ड दिया जाता है इंट्रावीनस, कीप इन माइंड। लेकिन यदि हम आईएम और सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस दे देंगे तो वो पेनफुल कंडीशन होगी और पेनफुल के साथ में नेक्रोसिस हो जाएगा, मतलब वहां की जो सेल्स होगी वो डैमेज हो जाएगी। इसलिए हम इसको आईएम और मतलब इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस नहीं देते, क्योंकि ये पेनफुल होता है, दर्द होता है और नेक्रोसिस हो जाए, वहां की सेल्स को डैमेज कर देता है। इसलिए ये आईवी दिया जाता है, आईवी का मतलब इंट्रावीनस दिया जाता है। ये हो गया आपका 3 यूज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या आता है, बात क्वेश्चन की आती है तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में यदि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एमेटिक्स, तो आपको जिस तरह से मैंने समझाया है पूरा का पूरा लिखना है। एमेटिक्स क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये इसके डेफिनेशन और इसका मैकेनिज्म लिखना है। फिर अपन को एग्जांपल लिखना है, कौन सी कंडीशन में हम इसको नहीं दे सकते। फिर इसका अपन को एग्जांपल लिखना है, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, यूजेज, इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्वेश्चन इसको घुमा के देगा एग्जामिनर, वो कैसे होगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, तब भी आपको पूरा लिखना है। कैसे लिखना है, आपको हेडिंग डालना है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, लेकिन
उसके बाद में ये आगे लिखेंगे कौन सी कैटेगरी है, एमेटिक्स के तौर पे हम इसको यूज किया जाता है। फिर हम एमेटिक्स के बारे में लिखेंगे, दीज आर द एमेटिक्स, एमेटिक्स का मैकेनिज्म एक्शन होता है, ये एग्जांपल होते हैं, नोट गिवन ये होता है। फिर हम एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट के बारे में ये कंप्लीट लिखेंगे। तो कहने का मतलब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो वो हो गया हमारा पूरा कंप्लीट आंसर किसका, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट के शॉर्ट नोट पे। ये तो आ गया आपका दो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे जीपेट या फार्मासिस्ट या डीसीओ तरह में क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। पहला क्वेश्चन एमेटिक्स का आपको डेफिनेशन के तौर पे पहला क्वेश्चन, मैकेनिज्म एक्शन पे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे एग्जांपल पे कि कौन सा तीसरा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में, विच वन इज द यूज्ड एज एंटीमनी, विच वन यूज्ड एज एमेटिक्स। तो आपको यहाँ पे चारों एग्जांपल याद करने, 90% स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज को याद करते हैं, लेकिन हमें चारों चीज याद, एग्जांपल याद करने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे इन पे कि कौन सी कंडीशन में हम एज एमेटिक्स नहीं दे सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, क्या पूछेगा, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज गिवन, इज नॉट गिवन इन फॉलोइंग कंडीशन। तो इनमें से 3 कंडीशन दे देगा। तो हम लास्ट में हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारी कंडीशन याद रखिएगा। फिर आता है उसका कौन सा, इसका यूजेज पे क्वेश्चन बनता है, प्रॉपर्टीज पे जनरली क्वेश्चन नहीं आता, यूजेज पे क्वेश्चन आता है। यूज तीन यूज हो गए, समझ में आ गया होगा आपको। पहला एज एमेटिक्स, दूसरा एज एक्सपेक्टोरेंट, तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ शिस्टोमियासिस। इस तरह से ये 3 यूज हो गए। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए। फ्रेंड्स यहाँ पे यदि मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको अलर्ट मिले, इसके लिए बेल आइकन को इनेबल कर लेना ताकि आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। ये है पूरा का पूरा आपको किसके बारे में, एमेटिक्स एज वेल एज एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। यदि हो सके तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको आप सर्कुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। मैं कुछ नया वीडियो और लेके आऊंगा, इसके अगेन मैं धन्यवाद देता हूं।